वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में रिक्रूटमेंट आई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर पता होना चाहिए। तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है AUNT032024। ठीक है, और ये ग्रुप बी की पोस्ट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। ठीक है, तो डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरू हो रहा है? 1/3/2024 यानी कि 1 मार्च से। अब आपकी फ़ी पेमेंट कब से स्टार्ट हो रही है? वो भी 1 मार्च से स्टार्ट हो रही है। और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये होगा 1/4/2024। यानी कि देखिए, आपके एडवर्टाइजमेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा 1 मार्च से और जो ख़त्म होने वाला है वो होगा 1 अप्रैल 2024 तक। मतलब इस एक महीने में आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेना है और जितना जल्दी से हो सके उतना जल्दी करना है। लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन फ़ी जान लेते हैं। तो देखिए, अनरिजर्व, EWES, SEBC यानी कि OBC, इन सबको देना है 1500 रुपये। इनकी फ़ीस होगी 1500 रुपये और फैसिलिएशन चार्जेस होंगे 100 रुपीज़। तो टोटल 1600 का अमाउंट है इनका। ठीक है, SC ST की 700 रुपये फ़ीस है और 100 रुपीज़ फैसिलिएशन चार्जेस है, यानी कि 800 रुपये इनको फ़ीस देनी है। तो और जो दिव्यांग यानी कि PWD कैटेगरी से है उनकी कोई भी फ़ीस नहीं है और 100 रुपीज़ बस उनके फैसिलिएशन चार्जेस लगेंगे और उनकी फ़ीस हो जाएगी 100 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, दोज हु हैड अप्लाइड अर्लियर ऑन एनी पोस्ट एंड वेयर नो सिलेक्शन हैव बीन मेड शेल सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन गिविंग ऑल डिटेल्स ऑफ फीस पेड एंड एप्लीकेशन नंबर। देखिए, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और जो पुरानी फ़ीस थी, पुरानी एप्लीकेशन की फ़ीस थी और उसका एप्लीकेशन नंबर था वो आपको सबमिट करना है और आपको 500 रुपीज़ जो है फैसिलिएशन चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है वैकेंसी पोजीशन। तो कितनी कितनी वैकेंसीज आई है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हम देखेंगे, पहले वैकेंसी के नाम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है असिस्टेंट इंजीनियर, पे लेवल 7 है। एक वैकेंसी आई है वो भी अनरिजर्व की। फिर एंटीक्विटी मार्कर, इसका पे लेवल 6 है। ये भी एक वैकेंसी आई है अनरिजर्व की। बाकी की कोई भी किसी कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं है इसमें। कंप्यूटर ऑपरेटर, उसकी लेवल 6 की पेमेंट है। टोटल 3 आई है पोस्ट और जिसमें से 2 अनरिजर्व की है, 1 OBC की है। क्यूरेटर की पोस्ट है लेवल 6 की और टोटल पोस्ट ये भी 3 आई है। ये इसमें तीनों ही अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट, लेवल 6 का पे स्केल है इसका। और ये इसकी जो एक ही वैकेंसी आई है और वो भी अनरिजर्व की है। फिर इंस्ट्रक्टर फाइन आर्ट्स, ठीक है, लेवल 6 की है और एक ही वैकेंसी आई है वो भी अनरिजर्व की। फिर JE की वैकेंसी आई है, 2 वैकेंसी आई है, दोनों अनरिजर्व की है। सेक्शन ऑफिसर का पे लेवल कितना होता है? पे लेवल होता है 7, एक वैकेंसी है अनरिजर्व की है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसका पे लेवल है 6 और एक वैकेंसी है अनरिजर्व की। ठीक है, स्पोर्ट्स असिस्टेंट एंड कोच, इसका पे लेवल कितना है? 7, 2 वैकेंसी है इसकी टोटल, एक है अनरिजर्व की और एक आती है यहाँ पर OBC की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कैटेगरी दी गई है कि आप कौन कौन से लोग कैटेगरी में आते हैं। देखिए, जो कैटेगरी A है PWD वालों की, तो उसमें जो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वाले लोग आते हैं। कैटेगरी B में डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। कैटेगरी C में लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैलिसी, लेप्रेसी क्योर्ड, ड्वार्फिज्म होता है जो इनकी हाइट कम होती है। ठीक है, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, और फिर आते हैं कैटेगरी D वाले, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस। फिर कैटेगरी E में आते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, फ्रॉम अमंग्स पर्सन अंडर क्लॉज A एंड D इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। अब कैटेगरी E में कौन आया? जिनको A
और डी दोनों की बीमारियां हैं, और दोनों इसमें इंक्लूडेड क्या है, डेफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो हम उसे उसे भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पूरी नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, तो हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या इसमें है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू विदड्रॉ एनी एडवर्टाइजमेंट पोस्ट एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, द नंबर ऑफ वैकेंसी में वेरी। अगर यूनिवर्सिटी जो है ये एडवर्टाइजमेंट कभी भी वापस ले सकती है, और वैकेंसीज जो है बढ़ भी सकती हो और कम भी हो सकती है। ठीक है, अगला है, मेयर एलिजिबिलिटी विल नॉट एंटाइटल एनी कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, कम है, तो आपको इंटरव्यू के लिए जो है वो नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, in case the applicants are more in number, a screening committee shall shortlist the suitable candidates to be called for the interview। अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो कुछ कैंडिडेट्स को जो उनको लगता है कि ये सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। रिजर्वेशन फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC EWS PWD एक्स सर्विसमैन शेल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें SC ST OBC EWS और PWD और एक्स सर्विसमैन इन सबको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटन टेस्ट में बी कंडक्टेड बिफोर द इंटरव्यू फॉर एनी ऑफ द पोस्ट एट द डायरेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, इंटरव्यू से पहले। ओनली मेट्रिकुलेशन SSC सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न एजुकेशन बोर्ड विल बी कंसिडर्ड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। नो अदर डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड फॉर डेट ऑफ बर्थ। यानी कि आपका जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट रहेगा उसी से आपकी एज मानी जाएगी, और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। ठीक है, ना आधार कार्ड की ज़रूरत है और ना ही पैन कार्ड की। अगर अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट लगेगी। The date of determining the eligibility of the candidate in every respect shall be normal closing date of recipient of application। तो इसका मतलब है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जितनी भी हम आगे जानेंगे, तो वो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्लोज हो जाएगी, उससे पहले आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज सारे कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ जानेंगे OBC कैटेगरी के बारे में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी शुड सबमिट प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट एज पर द परफॉर्मा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which should not be more than 6 month old from the last date of submission of application। देखिए इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ था कि 1 अप्रैल तक जो है वो लास्ट डेट है। अब 1 अप्रैल से आप 6 महीने का काउंट कीजिए, अगर 6 महीने पुराना रहा तो वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है अपना। एंड विच शुड अमॉन्ग दीज स्पेसिफिकली मैंशन दैट ही शी डज नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर के जो होते हैं ना, वो उनको नहीं मिलेगा OBC कैटेगरी का कोटा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी but coming in creamy layer will not be entitled on the benefits of reservation should apply as general category। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो OBC कैटेगरी के क्रीमी लेयर वाले हैं उनको जो है कोटा नहीं मिलेगा और वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST EWS PWD must present their respective certificate as per government notification in proper format। This certificate must not be more than 6 month old। देखिए आप अगर रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो प्रॉपर सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 अप्रैल 2024 से आप 6 महीने का निकाल लीजिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो लेटेस्ट है आपको वही लेकर जाना है। अब यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए आप, एनी चेंज अपडेट शैल बी अवेलेबल ओनली ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको अपडेट्स
दिए जाएंगे, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स मस्ट अटैच कॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। सेल्फ अटेस्टेड मतलब उस पर आपको छोटे से सिग्नेचर करने हैं, और उसकी पहले तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, उसकी फ़ोटो कॉपी करानी है अपने डॉक्यूमेंट्स की और वहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वुड बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ओनली। तो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो सिर्फ इंटरव्यू पे आपको लगेंगे, ठीक है। तो अब हम फाइनली आते हैं इसकी जो ओरिजिनल एलिजिबिलिटी है उसके ऊपर, ठीक है। हम एलिजिबिलिटी देखेंगे कि क्या क्या चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए चाहिए हमें एज जो है वो 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC और फिज़िकल कैटेगरी वाले एक सर्विसमैन को जो है वो कोटा मिलता है यहाँ पे, ठीक है, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास डिग्री यानी 60% से ज़्यादा होना चाहिए आपकी सिविल और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग डिग्री में, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ाइनिंग, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स, एग्जीक्यूशन, सुपरविजन, मिड साइज कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में। और डिज़ायरेबल क्या है, आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। पीरियड ऑफ प्रोबेशन कितना है, 1 साल है, और आगे 1 साल और बढ़ जाएगा, ठीक है। एनक्विटी मार्कर, ठीक है, आपकी एज जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास एंशियंट हिस्ट्री में, और डिप्लोमा होना चाहिए आर्कियोलॉजी में विद 50%। यानी कि अगर आपके पास एंशियंट हिस्ट्री में मास्टर डिग्री नहीं है तो आपके पास आर्कियोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए 50% के साथ। वर्क एक्सपीरियंस क्या चाहिए आपको, इसमें गवर्नमेंट म्यूज़ियम में आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 1 ईयर आपके प्रोबेशन पीरियड रहेगा और 1 साल और एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर की अगली वैकेंसी है, और 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए साइंस में, ठीक है, और आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन में सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। और एक और जो दूसरी, अगर ये आपके पास नहीं है तो दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास BCA होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और BSc कंप्यूटर साइंस में भी हो तो भी आप कर सकते हैं, पर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्या एलिजिबिलिटी है, आपके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल एक्सपीरियंस के साथ, और आपको इंग्लिश और हिंदी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग जो फ्लुएंटली बोल कर पाते हैं वो प्रेफरेबल रहेंगे, ठीक है। 1 साल ही आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा और 1 साल तक एक्सटेंड हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्यूरेटर की वैकेंसी पे। 35 ईयर्स एज चाहिए, और आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट इन जूलॉजी, बॉटनी एंड एंशिएंट हिस्ट्री विद 50% ऑफ मार्क्स। डिज़ायरेबल कौन कौन है, जिनके पास टीचिंग में एक्सपीरियंस हो, बॉटनी गार्डन में, नर्सरी में और हर्बेरियम में एक्सपीरियंस होगा वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेंगे। उनको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, और एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी अपनी फील्ड में। वही 1 साल का जो है प्रोबेशन पीरियड है, और 1 साल के बाद और एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट के बारे में हम जानेंगे। तो 35 ईयर्स एज चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आर्कियोलॉजी में 50% के साथ होना चाहिए, MA एंशिएंट हिस्ट्री में, और आपकी जो परसेंटेज है वो 55% होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आर्कियोलॉजी में, ठीक है। इंस्ट्रक्टर फाइन आर्ट्स के बारे में जानेंगे। 35 ईयर्स एज, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स, ठीक है। आप वही 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा और एक्सटेंडेबल रहेगा 1 साल के बाद, ठीक है। अब हम JEE के बारे में जानेंगे। इसकी एज कितनी चाहिए, 30 ईयर्स एज चाहिए। BSc विद डिप्लोमा, आपकी BSc होनी चाहिए, और उसके साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए डिग्री में, और डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्या है, डिग्री इन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आगे चलते हैं, सेक्शन ऑफिसर के बारे में देखेंगे। सेक्शन ऑफिसर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, 35 ईयर्स एज, ग्रेजुएट होनी चाहिए 55% के साथ,
और डिज़ायरेबल क्या है इसके लिए, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस में, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, HR, परचेज, अकाउंट एंड फाइनेंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बॉडीज़ और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, और आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। और प्रेफरेंस कौन से कैंडिडेट्स को मिलेगी, जिनके पास PG डिप्लोमा होगा और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी, जैसे कि LLB, PG डिप्लोमा इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और MCA, PGDCA और CA इंटर। तो देखिए, अगर आपने CA इंटर किया है जिन बच्चों ने, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में जानेंगे, क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो 40 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, MSc और BTech होनी चाहिए फर्स्ट क्लास डिग्री से। ठीक है, और आपके पास आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, गवर्नमेंट के अंडर आपने काम किया हो और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया हो 5 साल तक। ठीक है, और एज अ टेक्निकल असिस्टेंट भी अगर आपने काम किया है और एनालॉग पोस्ट पर भी काम किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल क्या है, MTech और MCA वाले बच्चे वो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा उनको। ठीक है, अब लास्ट वैकेंसी आती है स्पोर्ट्स असिस्टेंट कोच की। ठीक है, 35 साल आपकी एज होनी चाहिए, जो 35 साल से एज कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अब आपके पास एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, MPE डिग्री। ठीक है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कोचिंग फ्रॉम SAI, NS, NIS और फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। या आपने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया हो, उसका आपको सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपका कोचिंग में। नहीं, आपका देखिए, आपने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, और इसके साथ आपके पास कोचिंग में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक्स गेम्स फॉर रोइंग, कैनोइंग, कायाकिंग, डिप्लोमा इन वाटर स्पोर्ट्स एंड अचीवमेंट्स। अगर आपके पास अगर आपने ओलंपिक्स गेम्स में पार्टिसिपेट किया है या क्वालिफाई किया है, जैसे कि रोइंग, कैनोइंग और कायाकिंग में, तो और आपके पास डिप्लोमा है वाटर स्पोर्ट्स का, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, 1 साल का ही आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, देखिए, अब क्या क्या आएगा आपके पेपर में। इंग्लिश कितने नंबर की आएगी, 15 नंबर की आएगी, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। ठीक है, उसके बाद हिंदी का आएगा, वो भी 15 नंबर के क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। फिर आता है जनरल अवेयरनेस, तो इसमें आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और 80 मार्क्स के होंगे। ठीक है, रिलेवेंट सब्जेक्ट्स फॉर सर्विसेज ओनली 1 टू बी अटेम्प्टेड। इन तीनों, ये तीनों में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, और 30 क्वेश्चंस आएंगे 60 नंबर के। तो टोटल आपको टाइम मिलता है यहाँ पे 2 घंटे का। टोटल मार्क्स हैं आपके 200। और लैंग्वेज ऑफ द पेपर विल बी हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका पेपर आएगा। एक नेगेटिव क्वेश्चन पे आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, स्किल टेस्ट क्या होगा, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, द डेट्स ऑफ स्किल टेस्ट शैल बी कम्युनिकेटेड टू सक्सेसफुल कैंडिडेट्स या ईमेल। अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिया, फिर आपको बुलाएंगे स्किल टेस्ट के लिए और ईमेल पर आपके आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप बी की पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। तो ऊपर जैसे कि आपने पढ़ा था कि इंटरव्यू कैंडिडेट्स होंगे, तो ये मैंने आपको ग्रुप बी की पोस्ट के बारे में बताया है। ग्रुप ए और में जो है, ये ग्रुप ए और सी दोनों में इंटरव्यू होने वाला है, ग्रुप बी में नहीं होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली और अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।